नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। देश की राजनीति में आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने यह फैसला भी किया कि वे अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएँगे। राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए उन्होंने राज्यसभा में अपना नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिया और जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना संदेश दिया, उस संदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में जो भी बिहार की सरकार बनेगी, उन्हें मार्गदर्शन वो देंगे, उसका सहयोग वो करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी अजीब-सी बात है कि कोई राजनेता राज्य का मुख्यमंत्री पद इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहता है। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि भाजपा समर्थित टीवी चैनल लगातार इस बात को चला रहे थे कि नीतीश कुमार ने कई लोगों से, कई नेताओं से, कई पत्रकारों से बातचीत में यह कहा था कि उनकी ज़िंदगी की इच्छा है कि वे चारों सदनों के सदस्य हो जाएँ, यानी कि विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो वे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अभी तक वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने थे, तो वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फिर राज्यसभा जाने का फैसला किया। इन टीवी चैनलों में बहुत ही मज़ेदार तरीके से यह भी दिखाया जा रहा था कि उनके जो 2 प्रतिद्वंदी थे या सहयोगी भी कह सकते हैं क्योंकि सुशील कुमार मोदी उनके सहयोगी थे, लालू प्रसाद यादव भी सहयोगी रहे और कभी प्रतिद्वंदी रहे। तो ये भी चारों सदनों में गए थे और नीतीश कुमार भी उनकी तरह बनना चाह रहे थे। तो यह जो अजीब-सा तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे, यह लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो कुल मिलाकर कई सारे लोग इस बात को थीसिस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अब बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। कुछ दूसरे लोगों का यह कहना था कि नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि अगर वे अपने पुत्र को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, तो जो सबसे मुफ़ीद, जो सबसे अच्छा ऑफ़र उन्हें मिल रहा है, वह अभी ही मिल रहा है। शायद उन्हें इस बात का एहसास भी दिला दिया गया कि अगर वो ज़्यादा 3-5 करेंगे, ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यह हो सकता है कि उनकी पार्टी तोड़ ली जाए और भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आराम से अपना मुख्यमंत्री बिठा दे। फिर वैसी स्थिति में उनके पुत्र का राजनीतिक करियर आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक थीसिस यह भी चलाई जा रही है और इसमें थोड़ी-सी विश्वसनीयता लगती है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी को हटाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन चुनाव के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी से हमदर्दी रखने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के माध्यम से यह बात जनता दल यूनाइटेड के लोगों तक पहुँचाई, उनके नेताओं तक पहुँचाई कि वे यह फैसला कर लें कि उन्हें नीतीश कुमार को कब तक मुख्यमंत्री रखना है, क्योंकि इससे पूरे सरकार को काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी के कई वीडियोज़ ऐसे आते रहते थे जिसमें वो अजीबो-गरीब हरकत करते नज़र आते थे। तो यह भी एक कारण हो सकता है और इस स्थिति में नीतीश कुमार के सामने यह पूरा प्रस्ताव रखा गया और उन्हें एक बेहतर डील दी गई। वह डील कौन-सी है इसको लेकर काफ़ी सारे कयास चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि जब आप नीतीश कुमार के बारे में विचार करते हैं तो बिहार के लोगों में नीतीश कुमार को लेकर एक तरह का सम्मान है। वह सम्मान क्यों है? उस सम्मान का कारण यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी की। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग, लालू प्रसाद यादव के समर्थक इस बात से खुश नहीं होते हैं, वे इस थीसिस को नकारते हैं कि कोई ज़्यादा समस्या थी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में। लेकिन हकीकत यह है कि समस्याएँ थीं, हकीकत यह है कि अपराधियों का बोलबाला उस समय था। तो नीतीश कुमार ने वहाँ से बिहार को आगे बढ़ाया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, उन्होंने बिजली हर गाँव तक पहुँचे यह सुनिश्चित किया, उन्होंने सड़कों को ठीक किया। हालाँकि इसके आगे वो नहीं बढ़े और इसके आगे बिहार में कोई बड़ा उद्योग लग जाए, ऐसा नहीं हुआ। बिहार की शिक्षा की स्थिति बहुत सुधर जाए, ऐसा नहीं हुआ। हालाँकि यहाँ मैं इस बात का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा कॉलेजों में जो अपॉइंटमेंट किए गए, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट्स थे, उनकी योग्यता को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया, जो कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें एक विरले सी बात है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कुल मिलाकर एक अच्छा शासन दिया। लेकिन नीतीश कुमार की जो समस्या रही है और जो आज भी है, वह यह है कि वे वैचारिक रूप से काफ़ी ढुलमुल रहे हैं।
वे महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत सारा काम किया है और उन्होंने शराबबंदी भी की है, जो कि अपने आप में एक अलोकप्रिय या अव्यावहारिक कदम कई लोग मानते हैं, लेकिन महिलाएं इससे काफ़ी खुश रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर में यह तय नहीं कर पाए या कई बार इसको लेकर भ्रम की स्थिति में रहे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए या गैर भाजपावादी राजनीति को समर्थन देना चाहिए। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार गड़बड़ी नहीं करते, नीतीश कुमार फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाते, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और कई बार इसके पहले भी वो भ्रम के शिकार होते रहे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, तो उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ लिया। फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ा और एक बार फिर से ऐसा प्रयोग किया। कुल मिलाकर इसके कारण से जो एक मजबूत नेता की छवि नीतीश कुमार की बननी चाहिए थी, वह नहीं बन पाई और उनके विरोधी व्यंग्यात्मक तरीके से उन्हें पलटू राम कहने लगे और यह नीतीश कुमार के लिए एक त्रासदी से परिपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि आज के दिन जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने का फैसला हुआ है, तो भले ही ऊपरी तौर पर यह कहा जाए कि यह नीतीश जी का फैसला है, भले ही ऊपरी तौर पर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन हर कोई इस बात को समझता है कि यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों के साथ अपनाती रही है और इस पैटर्न में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही थी। हालांकि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा समर्थन से जीत कर आने के बाद इतनी जल्दी नीतीश कुमार को बाय बाय कह दिया जाएगा, खासतौर पर उस स्थिति में जबकि पूरा चुनाव ही नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया है। नीतीश कुमार एक विरासत छोड़ के अवश्य जा रहे हैं बिहार से, क्योंकि वो फिर से मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएंगे इसकी संभावना तो नहीं है। केंद्र की राजनीति में उनका जो भी भविष्य हो, पर मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पदों को छोड़ दे तो कोई और ऐसा मंत्रालय नहीं है जो नीतीश कुमार के कद के साथ न्याय करेगा। और अगर स्वास्थ्य के आधार पर नीतीश कुमार को हटाया गया है, तो फिर उस आधार पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि वे जनता दल यूनाइटेड के संरक्षक बन पाएंगे। इस बात की संभावना है कि उनके पुत्र को कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पद मिल जाएगा। हो सकता है वो मुख्यमंत्री बन जाए 2.5 सालों के लिए, हो सकता है वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इससे नीतीश कुमार की उस राजनीति को या उस राजनीतिक दावेदारी को काफी चोट पहुंचेगी जिसमें वो कहते रहे हैं कि वे वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है। आखिरकार यह दिखेगा कि अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने भी अपने परिवार को और अपने पुत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन अगर हम इन सब बातों को एक तरफ रख दें, तो यह बात अवश्य कही जा सकती है कि बिहार की राजनीति एक अनिश्चितता की तरफ जा रही है। अनिश्चितता का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारे एक मित्र हैं जो अल्पसंख्यक तबके से आते हैं, जो नीतीश कुमार के प्रशंसक नहीं है, बल्कि वे नीतीश कुमार की विरोधी राजनीतिक धारा से संबंधित रहे हैं। लेकिन उन्होंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जब यह खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जा सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि कम से कम अभी तक नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक या घृणित सांप्रदायिक राजनीति को उतना पैर नहीं जमाने दिया था। अब अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो घृणित सांप्रदायिक राजनीति है वह काफी ज्यादा फले फूलेगी बिहार में। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अंत में मैं आपके सामने इस सवाल का भी एक संभावित जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता है तो जैसा कि बहुत सारे भाजपा से संबंधित लोग कहते हैं, खासतौर पे जो अपर कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट जिन्हें कहा जाता है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं कि वे चाहते हैं कि बिहार में जो यादव कुर्मी कोयरी राजनीति का एक वर्चस्व चल रहा है पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से, उसे खत्म किया जाए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी एक अननोन से, एक अज्ञात से, एक बहुत ही कम जाने जाने वाले नेता को आगे करे। वह नेता ईबीसी से हो सकता है या फिर वह नेता दलित जाति का हो सकता है। इस बात की भी संभावना बन सकती है कि किसी अगड़ी जाति के युवा महिला नेता को आगे बढ़ाया जाए। मैं इस बात को लेकर काफी हद तक मुतमईन हूं। हालांकि
यह बात पूरी दावे के साथ तो नहीं कही जा सकती, पर मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पैटर्न अनुभव किया भारतीय जनता पार्टी का, कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही एक जाना-पहचाना चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए। सम्राट चौधरी का नाम काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ जो सबसे बड़ी खामी है, वह यह है कि वे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता नहीं हैं। हालाँकि हेमंत विश्व शर्मा भी ऐसे नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बने, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि वो बन जाएँ। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की लगती है कि भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश करेगी कि वह एक खास तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से, उसे थोड़ा-सा हिलाए और एक नए तरीके के राजनीतिक आधार को जन्म दे। अगर वह ऐसा करती है, तो यह जो मंडलवादी राजनीति चल रही है बिहार में, उसके एक नए अध्याय का भी आगाज़ हो सकता है। उस अध्याय में जो पिछड़ी जातियों का या दलित जातियों का हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ रुझान है, उसके बढ़ने का पूरा संकेत बिहार में और मजबूती से मिल सकता है। लेकिन आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और अभी मैंने जिन संभावनाओं की चर्चा की है, उन संभावनाओं को कितना बल मिलेगा आने वाले समय में, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये संभावनाएँ काफ़ी हद तक व्यावहारिक संभावनाएँ हैं, जिसकी तरफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान दे सकते हैं। कुल मिलाकर कार्यक्रम के समाप्ति से पहले मैं इस बात को फिर से रेखांकित ज़रूर करूँगा कि इतिहास में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाएँगे, जिन्होंने बिहार में काफ़ी कुछ अच्छा करने का प्रयास किया और काफ़ी कुछ अच्छा किया भी। और वो एक ऐसे नेता भी रहे, जिन पर मोटे तौर पर भ्रष्टाचार का व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा। हालाँकि उनके सहयोगियों ने खूब भ्रष्टाचार किया, खूब लूट-पाट की, नीतीश कुमार उसको रोकने में सफल नहीं रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार विचारधारा के स्तर पर लालू प्रसाद यादव की तरह एक अडिग, एक मजबूत नेता साबित नहीं हुए हैं। और यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है पिछड़ी जातियों की राजनीति के लिहाज से, मंडलवादी राजनीति के लिहाज से, कि अंत में उन्होंने स्वेच्छा से या दबाव में जैसे भी हो, राजनीति की में जो सत्ता का जो पूरा दायरा है, वो उठाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में डाल दिया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी, लेकिन अब इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ गई है कि वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। आज की इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।